हेलो एवरीवन, बोर्ड बॉय में आप सभी का स्वागत है। हम है विकास गुप्ता और आप है हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग वीडियो सीरीज के 18वें वीडियो में हैं और आज भी हम लोग सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान का ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आज सामाजिक विज्ञान में जो पिछले दिन ज्योग्राफी का चौथा लेसन परिवहन, संचार एवं व्यापार में कुछ ऑब्जेक्टिव्स बच गए थे उसको कंप्लीट करेंगे। और हिंदी का छठा लेसन होने वाला है जनतंत्र का जन्म काव्यखंड का। और संस्कृत में तो कारक चल ही रहा है और विज्ञान संदीप सर से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जिसका आंसर आपको पता हो आप भी जरूर बताइए। तो सामाजिक विज्ञान ज्योग्राफी का चौथा लेसन, चलिए बाबू पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? यानी यहाँ पे असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इनमें से कौन सा है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो याद रखिएगा जो मेघालय है वो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बाबू, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? आकाशवाणी कब किया गया था? याद रखिएगा 1957 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के उत्तर प्रदेश का जो राज्य है ना, उसकी सीमा जो है सबसे लंबी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा कि कांडला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी रेलवे, ये भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग की बात कर रहा है जो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कौन सा है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? यानी कि इनमें से कौन है जो रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर ये है, हाजीपुर भी है, इंदौर जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? निम्न में से कौन है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो ध्यान दीजिएगा, सूरत ये नहीं है, सांता क्रूज ये भी नहीं है, कांडला ये भी नहीं है। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो फाल्टा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में रेडियो का प्रसारण याद रखिएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा पतन है जो पूर्वी तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा मार्मागाओ, याद रखिएगा जी मार्मागाओ, ओके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है? युद्ध पोत कौन सा बनाता है? यानी युद्ध के जहाज बनाता है। याद रखिएगा मांझगांव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1936 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हिंदी आ गया, ठीक है। तो हिंदी में वही छठा लेसन जनतंत्र का जन्म आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश 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 जिले में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ था। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो जनतंत्र का जन्म है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी,
मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किस कविता की है, सॉरी किस कवि की है? तो दिनकर जी की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? क्या नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? उर्वशी पे मिला था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 12 क्लास में भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा। जो उनका अर्धनारीश्वर चैप्टर है, चौथा लेसन है, उसमें ये बात लिखा गया है, मतलब इसमें भी लिखा गया है। तो उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, ठीक है, याद रखिएगा, 12 क्लास में ये क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी कवि के साथ साथ, सुनिएगा, दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा, बिहार के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुका उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म कविता की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है बाबू, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? उनके काव्य का मूल स्वर क्या है? तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? किनके लिए? तो जनता के लिए, मतलब ये बात करते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन कर इठला रही है? कौन है जो सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो देश की मिट्टी है जो सोने का ताज पहनकर इठला रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? यहाँ पर देखिए, इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? पल्लव नहीं, इनका नहीं, युगांत भी नहीं है, चितंबरा भी नहीं है, ओंकार दिनकर जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, रवि सिंह था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि हैं? कौन राष्ट्र कवि हैं? तो मैंने शुरू में ही बोला था, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, हाँ, संस्कृत आ गया। संस्कृत में कारक चल रहा है, कारक आज और कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब आज थोड़ा सा और कल पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू, पक्षी वृक्षम उपवसति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, उपान्व ध्वांग ध्वांग वसह, उपान्व ध्वांग वसह, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, उक्त कर्म में कौन कौन मतलब कौन सी विभक्ति है? उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति है? याद रखिएगा, प्रथमा विभक्ति है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उक्त कर्म में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीता रामम अनुगच्छति वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है? किस सूत्र के अनुसार हुआ है? तो याद रखिए, कर्तरी प्रथमा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? याद रखिए, तृतीय विभक्ति नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, उदिते सूर्य सह स्नाति वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो याद कर लीजिएगा बाबू, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो याद रखिएगा, तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में निकली? यहाँ पर 4 वाक्य दिया है, तो संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये हो जाएगा, हे मोहन पुस्तक पठ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि संबोधन में आता है ना, हे अरे अजी, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हे मोहन पुस्तकम पठ, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, भित्रार्थनाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो बताइए कौन सा है? तो याद रखिएगा बाबू, बालः सर्पात बिभेति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? याद रखिएगा, तृतीय विभक्ति नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है? कौन सा है?
तो याद रखिएगा उदिति सूर्य सह गृह गृहम गतः, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निकषा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? निकषा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो याद रखिएगा द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आरक्षी लुंठकात त्रायते, किस सूत्र का उदाहरण है? किस सूत्र का उदाहरण है? तो याद रखिएगा भित्रार्थनाम भय हेतु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उभयतः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? उभयतः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? याद रखिए द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र का उदाहरण है। अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा ज्ञानम अंतरेण न मोक्षः, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहि के योग में कौन सी विभक्ति होगी? बहि के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो याद रखिएगा पंचमी विभक्ति होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति होती है, यानी षष्ठी विभक्ति है? तो याद रखिएगा अस्य में षष्ठी विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू गजह मंदम मंदम चलती वाक्य में के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से हुई है? तो याद रखिएगा क्रिया विशेषण द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है ये नांग विकार, इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? यानी कि यहाँ पर जो लिखा गया है बाबू ये नांग विकार, ये जो सूत्र इस सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? तो याद कर लीजिएगा राम अक्षणा काढ़ अस्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वीरह डैश 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 भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करें, यानी वीरा डैश 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 भवंती क्या हो जाएगा? याद रखिएगा धैर्यवान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वीरा धैर्यवान भवंती। अगला क्वेश्चन किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है? किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है? तो सभी लोग जानते हैं कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे विज्ञान है, तो विज्ञान पढ़िए संदीप सर से। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सर हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी साइंस में फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। तो फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड पूछा है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेंगे। तो आज लगभग 45 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं लोग, और अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लोग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा गया प्रकाश का परावर्तन 10.1, आज हम लोग 10.1 और 10.2 डिस्कस करेंगे लोग, और 10.3 अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण। तो सभी जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश के तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। तो अब क्वेश्चन दिया है कि वह कौन सा दर्पण है जिसके सामने कहीं भी वस्तु को किसी भी दूरी पर वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा? सीधा प्रतीत होता है। ओके, तो सीधा प्रतिबिंब क्या केवल समतल में बनता है? तो समतल में तो बनता है, बट यहाँ लिखा है केवल समतल। अगला ऑप्शन देखते हैं, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल अथवा उत्तल, क्योंकि समतल में भी हमेशा सीधा बनता है, उत्तल में भी हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए कांच, बी दिया है, पानी, सी दिया है, लोहा, डी निर्वात। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर तेलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी पारभाषक। तेलीय कागज में क्या होता है? थोड़ा बहुत दिखाई देता है, इसलिए क्या होते हैं? पारभाषक होते हैं। अगला क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? कितने नियम है? 2 नियम है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक। तो क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। इसे चलिए इसको बनाते हैं। ये मान लीजिए समतल दर्पण है, ये क्या है? समतल दर्पण है। अभिसारी किरण पुंज, तो मान लीजिए यहाँ पे एक
अब देखिए जो किरण पुंज है, दो किरणों का समूह है, अभिसारी अपसारी है, ये अभिसारी है। अब परिवर्तन होते क्या होगा, तो परिवर्तन का नियम को यदि पालन करेगा तो जितना कोण बनाए उतना ही कोण बना के इधर निकलेगा। अब ये वाला कोण देखिए, इतना कोण बनाए तो इतना ही कोण बना के इधर निकल जाएगा। तो ये दोनों का दोनों क्या था, आपतित किरण था, आपतित वाला क्या है, अभिसारी है, तो परिवर्तित वाला क्या है, देखिए तो अपसारी किरण पुंज है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अपसारी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है, हमेशा +1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 करेंगे। +1 क्यों होता है, क्योंकि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ध्यान देंगे लोग। अभी हम समतल दर्पण है, एक प्रकाश किरण लंबवत आ रहा है ना, तो बोले परावर्तन कोण क्या होता है, जब लंबवत सीधे आ रहा है तो टकरा क्या होगी, तो इधर निकल जाएगा। अब परावर्तन कोण क्या होता है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण यही है और अभिलंब यहीं पे, जब दोनों रेखा एक दूसरे के साथ है तो कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, यानी परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, dt कर देंगे। चलिए चलते वाले क्वेश्चन पे। ओके, अब आ गया 10.2 गोलीय दर्पण, यानी गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये देखेंगे लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर, गोलीय दर्पण के फोकसांतर यानी फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंधित। हम जानते हैं f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, तो r इक्वल टू क्या होगा, 2f होगा, तो ऑप्शन ने दिया r बराबर 2f, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, तो टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। देखिए अब अवतल दर्पण दिया है, तो किसी वस्तु का, यानी बीम माने क्या होता है, वस्तु होता है, तो किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा पाया गया, आभासी, सीधा और बड़ा। वस्तु की स्थिति कहाँ, तो पहला बात, अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब सिर्फ कब बन सकता है, जब वस्तु P और F के बीच हो। P मतलब क्या हो, ध्रुव, F माने फोकस, तो ध्रुव और फोकस बीच होगा, तो वही ऐसा कंडीशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऑप्शन है दिया मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, ये नहीं होगा। वक्रता केंद्र पर ये भी नहीं होगी, वक्रता केंद्र पर क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है। वक्रता केंद्र से परे, ये इसमें इस स्थिति में भी क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। डी दिया है दर्पण के ध्रुव यानी P और मुख्य फोकस यानी F, तो P और F के बीच ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, dt करेंगे। जब वस्तु P और F के बीच होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए सीधा, बी दिया है उल्टा और सी दिया है ए और बी दोनों। तो थोड़ा ध्यान देंगे लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना, वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, हमेशा सीधा, बट इसमें वस्तु के सापेक्ष नहीं दिया है। तो जब आप आगे क्लास में, जैसे 12 क्लास में जाएंगे लोग, तो उसमें एक स्थिति पढ़ेंगे लोग, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो बना अंतिम प्रतिबिंब होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है आभासी और उल्टा, यानी ऐसा बनता है, आभासी और उल्टा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वस्तु के सापेक्ष, तो वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, सीधा होता है। पर इसमें कुछ मेंशन नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, बट आपके क्लास के अनुसार ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो 80 करेंगे। और अब हम सजेशन देंगे, यदि एग्जाम में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 80 में 40 बनाने, इसलिए क्या करें, उस सवाल को स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 80 में 40 बनाने तो कोशिश करेंगे वो 40 सवाल अटेम्प्ट करें जो एकदम कंफर्म हो और जिससे आपको पूरा नंबर मिल जाए। तो आपके अनुसार ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। उत्तल लेंस क्या होता है, एक तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी के समान काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, dt करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हजामत के लिए, हजामती दर्पण किसका उपयोग करते हैं लोग, अवतल दर्पण। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। अगला सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है, अवतल होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, bt कर देंगे। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, bt कर देंगे। अगला, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। इसमें क्या करना है, प्रतिबिंब को एक पर्दा प्राप्त किया जाता है, ओके, क्या निकालना है, फोकस दूरी को निर्धारित करना है, आपको क्या प्राप्त करना है, एफ प्राप्त करना है। तो इसमें बोला गया है कि प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होगी। अब एफ निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऑप्शन ए दिया, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण और पर्दा। अब दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी से क्या निकलेगा, भी निकलेगा, तो भी निकल गया, तो ये ऑप्शन बोला खाली भी निकालेंगे। अब यहाँ फोकस दूरी निकालना है, दर्पण सूत्र हम क्या पढ़ते लोग, 1/v + 1/u = 1/f। अब f निकालना है तभी नहीं जब v पता और u पता हो, क्या पता हो, v पता और u पता हो। ऑप्शन ए दिया है कि सिर्फ v निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, कैसे v से तो f पता नहीं करेंगे। v दिया है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, तो दर्पण और बीम के बीच की दूरी से क्या निकलेगा, u निकलेगा, तो इससे निकलेगा v, इससे निकलेगा u, यानी इससे निकलेगा वस्तु दूरी, इससे निकलेगा प्रतिबिंब दूरी, तो ये भी गलत, कि सिर्फ वस्तु दूरी से
फोकस दूरी तो निकाल नहीं पाएंगे। सी दिया है ए और बी दोनों, जी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों कि ए में क्या निकल रहा है, बी में निकल रहा है यू। जब हम v और u दोनों निकालेंगे ना तब जाके क्या निकलेगा, एफ निकलेगा। किस फॉर्मूला की मदद से, इस फॉर्मूला की मदद से। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन यानी क्या हुआ, एम का मान माइनस में है, तो चिन्ह परिपाटी याद कीजिए। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग पढ़ चलो ना कि कौन चीज प्लस में होता है, कौन चीज माइनस में होता है। तो बोला कि आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। जब m का मान माइनस में होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ऑप्शन ए दिया वास्तविक और उल्टा, बी दिया वास्तविक और सीधा, सी दिया आभासी और सीधा, डी दिया आभासी और उल्टा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 32 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, प्लस में होती है, तो प्लस में लिख दिए। क्या निकालना है, फोकस दूरी यानी F इक्वल टू व्हाट। तो F का फॉर्मूला क्या होता है, R/2। R का मान दिया 32, तो 32 बटा 2 कितना गया, 16 सेंटीमीटर। हालांकि आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बट प्रोसीजर भी आपको आना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए, 2 नंबर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, टी करेंगे। प्लस वाले ही क्यों होगा सर, माइनस वाले क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या दिया है देखिए तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में ही होता है। हालांकि सॉल्व भी किया तो किस में आया है, प्लस में आया है। ओके चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। किस दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कौन दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्यों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आ चुका है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है, इसके द्वारा हमेशा आभासी सीधा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा कारण क्या है, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र अन्य दर्पण की तुलना में अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, ये अधिक क्षेत्र की वस्तु क्या करता है, दिखा पाता है। ओके एक और रीजन क्या है, दूर की वस्तु के नजदीक प्रतिबिंब बनाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसका रीजन क्या था, रीजन नंबर 1 आभासी और सीधा, रीजन नंबर 2 किसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, निम्नलिखित में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक है। तो अवतल, समतल और उत्तल दर्पण में तीनों में किसका दृष्टि क्षेत्र अधिक है, वो होगा उत्तल दर्पण। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक एटिकल। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी बीम की दूरी ली जाती है। बीम यानी वस्तु की दूरी यू, यू का मान किसमें लेते हैं, माइनस में लेते हैं। यानी क्या होगा, ऋणात्मक। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी टिक करने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण, अग्रदीप माने क्या हुआ, हेडलाइट। तो किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है। तो हेडलाइट में कौन दर्पण यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल में फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक कर देंगे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समानाकार बने। उल्टा बने, वास्तविक बने और समानाकार बने। तो वस्तु कहाँ रखेंगे, तो पढ़ते लोग वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, समानाकार का बनता है और उल्टा। तो वास्तविक तो उल्टा हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। कौन दर्पण उपयुक्त है, अवतल दर्पण। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। ये सभी ऑप्शन क्या दिए, आर। आर का मान फोकस का 2 गुना होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, आर इक्वल टू क्या होगा, 2f। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा और आवर्धित। आवर्धित तो होगा नहीं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा और आवर्धित, उल्टा तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ए भी गलत। सीधा एवं हरासित, हरासित माने क्या हुआ, छोटा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सीधा और हरासित। उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है और वस्तु छोटा बनता है। बराबर बन सकता है, कब, जब उसको ध्रुव पर रखेंगे तब। जैसे उत्तल दर्पण है, एकदम दर्पण सटा के वस्तु को रखा, लेकिन ध्रुव पर रखना व्यवहारिक रूप में पॉसिबल नहीं है। बट एकदम सटा के वस्तु को रखे तो क्या होगा, प्रतिबिंब तो नहीं ना बड़ा बनेगा। लेकिन बाकी कहीं भी रखिए उत्तल दर्पण सामने, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और एक और कंडीशन क्या है, पी और एफ के बीच बनेगा। जब अनंत पर वस्तु रहेगा ना तो प्रतिबिंब फोकस से बनेगा। जैसे हम इधर लाएंगे तो फोकस इधर रहेगा। यानी फोकस से बाहर प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता है, किसमें, उत्तल दर्पण में। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा, ऑप्शन है उत्तल, जी ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तल दर्पण। अवतल की बात करें तो अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा ही। इसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं।
उत्तल में वस्तु से छोटा बनता है, समतल में हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर, इसमें क्वेश्चन में क्या था, छोटा प्रतिबिंब, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक ऋणात्मक, तो बताइए चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण फोकस दूरी किसमें माइनस में होती है, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बीटी कर देंगे। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो परावर्तक पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा रेखा होता है उसके व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, लोग द्वारक बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं, द्वारक। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण कैसा है। अब दर्पण की प्रकृति बताने के, अवतल है कि उत्तल है। देखिए तो फोकस दूरी किसमें, प्लस में, तो किसकी फोकस दूरी प्लस में होती है, उत्तल दर्पण की। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऋणात्मक किससे माना जाता है, अवतल दर्पण के। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का हर खंड, देखिए काल्पनिक का क्या ना, काल्पनिक, हालांकि काल्पनिक बनता है आवर्धित बनता है कब, जब वस्तु पी और एफ के बीच रहता है तब। ऑप्शन है फोकस और ध्रुव के बीच, जी ऑप्शन नंबर सही है, टिक कर देंगे, फोकस और ध्रुव के बीच। एक क्वेश्चन पहले भी मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है क्या, समतल दर्पण, जी इसे तो हमेशा आभासी मिलता है। उत्तल दर्पण, जी से भी हमेशा आभासी मिलता है। अवतल दर्पण क्या इससे आभासी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। वो अलग बात है कि हमेशा नहीं मिलेगा, परंतु आभासी मिल सकता है। कब मिल सकता है, जब वस्तु पी और एफ के बीच रहता है तो मिल सकता है। तो डी दे, इनमें सभी, तो ऑप्शन टिक करें डी, इनमें से सभी। ओके, चलिए चलता अगला क्वेश्चन पे। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, फोकस का 2 गुना यानी 20 दूना 40, तो 40 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। देखिए चूंकि किसी ऑप्शन में माइनस नहीं दिया है, यानी चिन्ह परिपाटी से मतलब नहीं है, आपको उसका मान बताना है कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टिक कर देंगे। चलिए चलता है अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बीटी कर देंगे। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो आप लोग पढ़े, देखिए आवर्धन का मान 1 हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। ओके, हम आवर्धन की मान की बात बता रहे हैं, एक जनरल बात बता रहे हैं। ये मोड क्यों लगाएंगे, हमको चिन्ह से मतलब नहीं है। अब बताइए आपको, जो आवर्धन का मान है 1 से अधिक कब होता है, जब प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अधिक होता है। 1 के बराबर कब होता है, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। और 1 से कम होता है कब, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम होती है, यानी प्रतिबिंब छोटा बनता है। और हम जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है, तो इसका आवर्धन क्या होगा, आवर्धन 1 से कम होगा। 1 से कम होगा, अब 1 से कम कितना, तो हो सकता है 0.9 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कब, जब वस्तु ध्रुव पर रहेगा तब। तो जब वस्तु को उत्तल सामने ध्रुव पर रखेंगे ना, तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगा और बराबर बनता है। जैसे ही प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बन गया तो m का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन दिया, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा। तीन चारों ऑप्शन के अनुकूल देखे तो 2 तो होगा नहीं, तो प्रतिबिंब बड़ा बनता नहीं है, अनंत तो होगा नहीं। अब ये 2 ऑप्शन में बताइए सबसे अधिक एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है 1। हालांकि व्यवहारिक रूप से यह सही नहीं है, तो इस ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, क्यों, देखिए ये क्या है, कम है। तो जनरली क्वेश्चन कैसे आता है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर, तो क्या टिक करेंगे, 1 से कम टिक करेंगे। ठीक है, बट अभी जो ऑप्शन मिला इसके अनुकूल क्या करेंगे, बी, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। क्यों, अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो सिंपल सी बात है, उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु को उसके ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। और जब h डैश और h बराबर होता है तो कट के m का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पर लेंस आ गया, लेंस, हालांकि अपवर्तन से क्वेश्चन आएगा बट कोई बात नहीं। तो अवतल लेंस द्वारा बता दीजिए, प्रतिबिंब बनने की बात बताए, तो जो दर्पण में प्रतिबिंब बने हैं लो ना, लेंस में जाकर उल्टा होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे, अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में, और जिस तरह अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है ना, ये सब बनता है उत्तल लेंस में। कैसे बनता है, उत्तल लेंस में उल्टा हो जाता है। जैसे अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा, बराबर, आभासी, वास्तविक सब बनता है ना, उसी तरह उत्तल लेंस में बड़ा, छोटा, बराबर, आभासी, वास्तविक सब बनता है। हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इस उत्तल दर्पण में गुण कौन लेता है, अवतल लेंस लेता है। अवतल लेंस में सिर्फ आभासी बनता है। अब क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में क्या दिया है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा,
सीधा, आभासी। देखिए तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का गुण अवतल लेंस लिया, अवतल लेंस में क्या होता है, हमेशा छोटा, आभासी और सीधा बनते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, इनमें से सभी छोटा, सीधा, आभासी। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, टी कर दिया। अगला क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा। तो बता दें ऑप्शन नंबर सी हो, कम तीव्र बनेगा, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपतित प्रकाश की मात्रा घट जाएगी। जैसे देखिए ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ओके, और मान लेते हैं कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, अवतल दर्पण की जो आधा भाग है ना, आधा भाग, इसको हम क्या करें, कागज से ढक दे, कागज से क्या करें, ढक दे। हम इसको ढक दिए कागज से, तो क्या इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा, वैसा ही बनेगा। लेकिन अब यहाँ से जो आप ऐसे, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? आपतित किरणें से नहीं, दर्पण से परिवर्तित किरणें जहां मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहां पर ना प्रतिबिंब बनेगा। अब बताइए जब पूरा दर्पण था तो अधिक परिवर्तित किरण आएंगी, अब दर्पण आधा हो गया तो क्या आधा आएंगे। जब परिवर्तित किरण की मात्रा कम हुई तो तीव्रता कम हुई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। अब देखिए तो अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान धनात्मक, यानी एम का मान प्लस में कब होता है? जब प्रतिबिंब आभासी बने। अब क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा? अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? ये अवतल दर्पण है, पी एफ सी, जब वस्तु कहाँ रहता है, पी और एफ के बीच रहता है। अब इसमें फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना दी है? 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो इधर कहीं रखेंगे तभी ना बनेगा। तो इधर रखेंगे तो मान लीजिए हम यहाँ पर रखें, तो ये जो वस्तु दूरी है 10 से कम है कि ज्यादा है? 10 से कम है। तो ऑप्शन ए दिया 10 से अधिक, तो 10 से अधिक यानी इधर रखेंगे, तो इधर रखेंगे तो आभासी तो बनेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। बी दिया 20 से अधिक, ये भी गलत। सी दिया 10 सेंटीमीटर से कम, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टी कर। क्योंकि यदि हम 10 से कम रखेंगे ना, यानी इधर रखेंगे ना, तभी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, तो आवर्धन धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, वो भी फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा। अब देखिए मान लीजिए हम फोकस पर हैं, अब इसे हम ध्रुव की ओर आए तो आवर्धन का मान होगा। ऑप्शन ने दिया बढ़ता है, बी दिया घटता है, सी दिया अचर रहता है, डी दिन में से कोई नहीं। अब थोड़ा सोचिए, फोकस से इधर आ रहे हैं तो बताइए जब फोकस पर रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। जैसे फोकस से इधर आए, फोकस से इधर, तो अब देखिए अनंत पर तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। अब फोकस इधर आए तो क्या होगा? प्रतिबिंब आभासी बने, इधर पीछे बनेगा। अब पीछे मान लीजिए यहाँ पर बना, जैसे जैसे नजदीक आएंगे प्रतिबिंब इधर आएगा। अब प्रतिबिंब इधर बड़ा बनता है, जैसे जैसे इसको इधर लाएंगे ना, प्रतिबिंब इधर आएगा। अब प्रतिबिंब का आकार घटते आएगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? घटते आएगा। तो जब हम फोकस से ध्रुव की ओर आ रहे हैं तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? घटता है। प्रतिबिंब का आकार चूंकि घट रहा है, इसलिए आवर्धन का मान भी क्या होगा? घटेगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, टी कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है। अब इसके मुख्य अक्ष पर एक चींटी चल रही है और उसका प्रतिबिंब क्या है? सीधा है और बढ़ता जा रहा है। अब जब सीधा बोल दिए तो इतना श्योर हो जाए ना, एफ और पी के बीच होगी। चींटी कहाँ पे होगी? एफ और पी के बीच होगी। तो बोले चींटी की गति किस दिशा में है, यानी चींटी की गति की दिशा क्या है? ओके, आपको बताना है। ऑप्शन ए फोकस से वक्रता केंद्र का। बताइए जब फोकस से वक्रता केंद्र गई तो क्या सीधा प्रतिबिंब बन सकता? नहीं बन सकता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसी तरह कैंसिल हो गया। बी दिया है फोकस से ध्रुव की ओर। अब बताइए फोकस से जब ध्रुव की ओर आएगी प्रतिबिंब तो सीधा रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब बढ़ेगा नहीं, प्रतिबिंब छोटा होते जाएगा। तो बी भी गलत। सीधे ध्रुव से फोकस की ओर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जब ध्रुव से, देखिए ध्रुव पर रहेगी तो प्रतिबिंब चींटी के बराबर होगा। जैसे जैसे ध्रुव से इधर आएगी ना तो आकार धीरे धीरे बढ़ते है, प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे क्या बढ़ेगा, और जैसे इधर आएगी और बढ़ेगा, बढ़ते 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 फोकस पाते हुए क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या? सी, टी करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, इन दोनों क्वेश्चन का थोड़ा सा और बेहतर आपको समझ में आएगा। चलिए इसके लिए थोड़ा सा कुछ देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे ये कौन सा दर्पण है? ये वाला कौन सा दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण है। अब देखिए ये क्या है? बीम है, और ये वाला क्या है? सब फोकस है, फोकस है। अब क्वेश्चन का हमने ऑप्शन क्या टिक किया कि फोकस ध्रुव से फोकस की ओर। देखिए तो वस्तु को जब ध्रुव से फोकस लगा, देखिए तो प्रतिबिंब बढ़ेगा कि घटेगा? तो मान लीजिए चींटी है, चलिए कंपोजिशन चेंज करते हैं। चलिए मान लेते हैं ये मान लीजिए चींटी। ओके, चलिए अब देखिए फोकस से इधर ला रहे हैं, जब इसको हम इधर लाएंगे, इसको हम जब इधर ला रहे हैं तो क्या देखिए? प्रतिबिंब बढ़ेगा घटेगा? देखिए तो जब हम फोकस से ध्रुव से फोकस की ओर, जब ध्रुव से फोकस की ओर ला रहे हैं तो प्रतिबिंब धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है? देखिए ध्यान दीजिए, ध्रुव की ओर है, अब फोकस की ओर धीरे धीरे आ रही है, प्रतिबिंब धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है। यानी जब चींटी ध्रुव से फोकस की ओर आएगी तो प्रतिबिंब से धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ओके, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं।
और आपको बता दें कि अगले क्लास में हम लोग जो पहला चैप्टर है परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं सब कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।